नमस्कार क्लास, मैं मोनू चौधरी और ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 का भूगोल पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आज बहुत खुशी की बात है कि भारत, लोग और अर्थव्यवस्था हमारी जो किताब चल रही है और हमारे संपूर्ण सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है वो आज शुरू हो चुका है। यानी इस पूरे चैप्टर के साथ ही हमारा सिलेबस जो है वो खत्म होने वाला है और उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं वन शॉट और एक एक चीज को हम समझेंगे आज के अंदर। यानी ये जो हमारा चैप्टर है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चैप्टर खुद बता रहा है कि यार आप भूगोल के विद्यार्थियों, भौगोलिक परिदृश्यों को पढ़ते हो, भौगोलिक चीजों को पढ़ते हो, भौगोलिक परिदृश्य की बात करते हो, यानी पृथ्वी पर कहां क्या है और किस प्रकार से है, तो आप एक चीज को क्यों भूल रहे हो। तो मैंने पूछा बताइए हम क्या चीज को भूल रहे हैं, मेरे गुलगुले तो इतने पढ़ने वाले कोई चीज भूलते ही नहीं है। तब इन्होंने कहा कि कुछ चयनित मुद्दे हैं जिनको आप भूल रहे हो, कुछ ऐसे मुद्दे हैं समाज में जिनकी बातें आप कर ही नहीं रहे हो। पूरा सिलेबस करके आ गए, सब कुछ पढ़ के आ गए 12th का, लेकिन समाज के अंदर, भारत के अंदर कुछ ऐसे चयनित मुद्दे हैं जिन पर आपको जिक्र करना चाहिए। तो मैंने कहा बताइए वो चयनित मुद्दे कौन से हैं। तो इन्होंने कहा सिर्फ मुद्दे नहीं है, वो भारत की समस्याएं हैं। तो मैंने कहा बतानी ही पड़ेगी बच्चों को, इसलिए हम आज का जो चैप्टर है उसका नाम है भौगोलिक परिदृश्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं। अरे वो मुद्दे हैं जिनको मानव ने पैदा किया है। अगर मानव नहीं होता तो वो मुद्दे ही नहीं होते। तो ऐसे क्या मुद्दे हैं आज हम चुटकियों में पढ़ने वाले हैं। देखिए इतना जोश और जुनून और ये जज्बा मेरे इन गुलगुलों के लिए है क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है। 4 या 5 लेक्चर इसके आने वाले हैं, उसके बाद इज ए क्लास सिलेबस, ठीक है ना। तो पर्यावरण प्रदूषण की बात करेंगे इसके अंदर हम कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। आज हम ये भी जानेंगे कि पर्यावरण क्या होता है, आज हम ये भी जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है। जल प्रदूषण की बात करेंगे, वायु प्रदूषण की बात करेंगे, ध्वनि प्रदूषण की बात करेंगे, गंदी बस्तियों की बात करेंगे, सुगली बस्तियों की बात करेंगे, भू निमनीकरण की बात करेंगे। यानी हम ढेर सारे ऐसे चयनित मुद्दे चिन्ह कर करके आज पढ़ने वाले हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के साथ ही इस पूरे चैप्टर फ्लो की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में ये मुद्दे हम देखेंगे। सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण को देखेंगे, फिर जल प्रदूषण को देखेंगे, फिर वायु प्रदूषण को देखेंगे, फिर ध्वनि अवनि सारी चीजों को हम देख लेंगे। मैं आपको बता चुका हूं आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम जल प्रदूषण की बात करने वाले। अरे वो कौन है, उसको पकड़ो मारो पीटो, जग में सबसे पहले जिसने क्या किया, जल प्रदूषण, है ना। एक वो आता है ना गाना, पकड़ो मारो पीटो उसको जग में जिसने पहले शादी की थी, है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि पकड़ो पीटो उसको जिसने सबसे पहले जल प्रदूषण किया। जल प्रदूषण करने वाला मानव है। प्राकृतिक रूप से तो जल हमेशा शुद्ध ही मिला करता है, शुद्ध मिला करता है। जैसे बारिश होती है ऊपर से आती है और मानव ने जो धुआं छोड़ा है अलग अलग प्रकार से पेट्रोल गैसों का, वो ऊपर जाके ऊपर वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में जम जाता है। बारिश आती है तो उसके साथ वो धुआं वापिस आता है और भारत की फसलों के ऊपर जो है अम्लीय वर्षा हो जाती है और पूरी की पूरी फसलें खराब हो जाती है। मतलब अगर हम देखें तो जल प्रदूषण को बढ़ाने में मानव का पूरा हाथ है। पर्यावरण प्रदूषण की बात हम करते हुए, जल प्रदूषण की बात हम करते हुए इस लेक्चर के एक एक बिंदु को हम देखने वाले हैं, एक एक पॉइंट को हम देखने वाले हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। और इसी के साथ इस रूपरेखा में आज की सीरियल में हम आगे बढ़ते हैं और पहले समझते हैं सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो इस पूरे चैप्टर को लेके चलेगी और वो है पर्यावरण। वो क्या है, पर्यावरण। पर्यावरण क्या पढ़ रहे हैं हम, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है देखिए अभी देखते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण, पर्यावरण तो एक सिंपल परिभाषा है इसकी, बहुत ही शॉर्ट। हमारे यानी मानव के, हम सब के, हमारे चारों ओर का आवरण यानी फैलाव, आवरण पर्यावरण
कहलाता है। हमारे चारों ओर जो आवरण है उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये परि यानी चारों तरफ, प्लस आवरण यानी फैलाव, आवरण यानी ढकना या फैलाव। परि का मतलब क्या है? चारों और, प्लस आवरण का मतलब फैलाव, यानी चारों ओर का फैलाव ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। यानी हमारे चारों ओर जो हवा घूम रही है, जो कुछ भी घूम रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। अब सवाल आता है सर प्रदूषण क्या है? प्रदूषण बहुत ही सटीक और छोटी सी परिभाषा समझते हैं, समझने की दृष्टि से, लिखने की दृष्टि से, कैसे भी आप काम में ले सकते हो। प्रदूषण का मतलब होता है किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं में, किसी भी प्राकृतिक वस्तुओं में या पदार्थ में, किसी भी प्राकृतिक वस्तु में या पदार्थ में कृत्रिम, क्या भाई? किसी भी प्राकृतिक पदार्थ या वस्तु में या वस्तु या पदार्थ में कृत्रिम पदार्थ का मिल जाना, का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदगी या फिर किसी भी चीज को दूषित कर देना। समझ गए? क्या है प्रदूषण का अर्थ? किसी भी प्राकृतिक वस्तु में या पदार्थ में कृत्रिम पदार्थ का मिल जाना। ये कृत्रिम शब्द क्यों आ रहा है यहाँ पे और ये प्राकृतिक शब्द क्यों आ रहा है? क्योंकि पर्यावरण जो है, हवा जो है, वो मानव ने बनाई क्या? नहीं बनाई। इसलिए हमेशा पर्यावरण जो होगा वो प्राकृतिक है, लेकिन कृत्रिम रूप से मानव कुछ ऐसे कृत्य करता है, कभी कभी नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, प्रकृति को छेड़ता रहता है, पृथ्वी को छेड़ता रहता है, नए नई चीजें करता रहता है और इससे जो है प्रकृति को नुकसान होता है। जैसे मानव ने पेंट्रोन निकाला धरती के अंदर से, मानव करते हैं, मानव ने निकाला, ठीक है, और उस पेट्रोल को जब जलाया तो उससे धुआं निकला। पेट्रोल को जलाया तो उससे क्या निकला? धुआं। और उस धुआं से जो हुआ वो प्रदूषण हुआ। उस धुएं से क्या हुआ? प्रदूषण हुआ। और वो प्रदूषण जो है हमारे पर्यावरण में मिल गया। किस में मिल गया भाई? हमारे इस पर्यावरण में मिल गया। और इस पर्यावरण में मिलने के कारण ये चीज आपकी कहलाई पर्यावरण प्रदूषण। क्या कहलाई? पर्यावरण प्रदूषण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? यह है पर्यावरण प्रदूषण। अब ये तो हमने हवा की बात की। अगर कोई चीजें ऐसी है जो जल में मिला दी, अब जैसे कि मान लो कोई कचरा है नदी में, मतलब कोई नाला है घर का और उसमें से कोई साफ नदी जा रही है, उस नाले को उसमें छोड़ दिया, कपड़े वाला साबुन वाला जो पानी है उसके अंदर छोड़ दिया, तो वो पूरा पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा, तो वो जल प्रदूषण हो जाएगा। अगर हवा में विषैली गैसें छोड़ दी तो वायु, मतलब हवा, वायु प्रदूषण हो जाएगा। जल में कुछ गंदा पानी वगैरह छोड़ दिया साथ में, जैसे कोई जहाज जा रहा है समुद्र से और वो जहाज जाते जाते जो है उसमें से पेट्रोल का भरा हुआ जहाज जा रहा है या किसी भी ऑयल का भरा हुआ जहाज जा रहा है, उसमें से थोड़ा सा लीकेज हो गया, पूरे समुद्र में वो जो पानी है उसको खराब कर देगा। एक मछली सारे समुद्र को गंदा कर देती है, ये तो आपने सुना, लेकिन 20 बूंद पानी की पूरे समुद्र के पानी को गंदा कर देती है, ये आज मेरे से सुनो आप, ठीक है ना? तो मतलब सारा जो जल है वो क्या हो जाएगा? प्रदूषित। हवा को आपने समझा, जैसे कि मान लो कि पूरे दिन हम कुछ ना कुछ जलाते रहते हैं, इतनी गाड़ियां चलती रहती है, पेट्रोल डीजल का जो धुआं आसमान में जाता रहता है। आप सोचे हो कि उद्योगों की चिमनियां जो होती है, चिमनी होती है उद्योग के ऊपर धुआं निकलने वाला एक बड़ा सा लंबा सा पाइप डाला जाता है जो ऊपर जाके धुआं निकालता है, तो वो हमें प्रदूषण से बचा लेता है। हम खुश हो गए कि हमने उद्योग के ऊपर चिमनी लगा दी तो अब वायु प्रदूषण से हम बच गए, वायु प्रदूषण नहीं होगा। ये सच है, वायु प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन वो धुआं ऊपर जाता है और हमारे एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं, इस सौमंडल यानी उसकी निचली परत, वायुमंडल के यानी एटमॉस्फेयर के सौमंडल यानी एटमॉस्फेयर में वो धीरे 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 ट्रोपोस्फेयर को पार कर जाता है। और जब बारिश आती है, बादल जब फटते हैं,
बारिश जब आती है तो वो जो धुआं की लहर है उसमें से वो गुजर कर आती है और वो पानी पूरा ही आने से पहले ही पृथ्वी पर प्रदूषित हो जाता है। यानी वो पानी पृथ्वी पर आया ही नहीं, उससे पहले ही वो प्रदूषित हो गया। कितना दुख की बात है कि जो पानी बेचारा पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले ही हमने यानी मानव के कृत्यों ने कृत्रिम रूप से जो पदार्थ यानी विषैला जो धुआं बनाया है, उससे जो बारिश हो रही है उसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा, क्योंकि वो दूषित हो चुकी है पहले। तो मानव ऐसे ऐसे काम करता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम था भौगोलिक परिदृश्य में कुछ चयनित मुद्दे जिन पर बात करो तुम 12th के बच्चों और समझो इस बात को और बदलो इस पूरे भारत को। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये तो आप समझ गए। जल प्रदूषण जल में होता है, पर्यावरण प्रदूषण हवा में होता है, और ध्वनि प्रदूषण एक अलग मुद्दा है। मतलब जोर जोर से डीजे बज रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, मस्ती से झूम रहे हैं, उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखना आप अपने जीवन में ऐसी कई घटनाएं देखोगे कि नाचते नाचते एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया, नाचते नाचते वो बेहोश हो गया, डांस कर रहा था 2 मिनट पहले, फिर लोग बातें क्या कर रहे हैं, अरे यार अभी 5 मिनट पहले तो डांस कर रहा था, इतना बढ़िया नाग लपेटे वाले डांस पे डांस कर रहा था, कुछ देर पहले घूमर पे भी डांस किया इसने, पुरुष होके घूमर पे डांस कर रहा था, इतना प्यारा डांस करता है, ये तो मतलब भारत का नाम रोशन करेगा। 5 ही मिनट में क्या हो गया इस व्यक्ति को? क्योंकि वो डीजे जब बजता है तो उससे भयंकर ध्वनि प्रदूषण होता है। मतलब एक कानों की क्षमता होती है, उस क्षमता से ज्यादा अगर कानों पर बोझ पड़ता है ध्वनि का तो ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता हूं और इसे पास में बैठे व्यक्ति को लगता है कि यार बहुत तेज है, तो ये अपने आप में ध्वनि प्रदूषण है। अपने आप में क्या है? ये ध्वनि प्रदूषण है। समझ गए? और फिर जमीन में क्या गुण घट रहे हैं और क्या गुण बढ़ रहे हैं ये भी हम बात करेंगे। तो यह हमने देखा पर्यावरण प्रदूषण। लेकिन आज जो बात हम करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में, इसकी एक बेसिक परिभाषा यहां पे लिखी हुई है। पर्यावरण यानी हमारे चारों ओर गंदगी जब फैल जाती है उसको हम हमारी भाषा में पर्यावरण प्रदूषण कह रहे हैं। आप और हमारी भाषा में हमारे चारों ओर की हवा में, हमारे चारों ओर के आवरण में, हमारे चारों ओर के जल में, हमारे चारों ओर की आवाजों से किसी ना किसी प्रकार का कोई वायलेंस पैदा हो जाता है या फिर कोई गंदगी या घटक मिल जाता है, उसको हम पर्यावरण का प्रदूषण कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या परिभाषा है? मानव कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करता है और जो अपशिष्ट यानी कचरा जो होता है या कचरे के जो उत्पाद होते हैं, अपशिष्ट का मतलब कचरा, उत्पाद यानी वस्तुएं, या तो वो द्रव्य हो सकती है या वो ऊर्जा वाली हो सकती है, जैसे कि पेट्रोल का धुआं ऊर्जा वाला है कि नहीं है। तो द्रव्य और ऊर्जा का परिणाम ही पर्यावरण प्रदूषण है। ये थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती है आपको, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण आप अच्छे से समझ गए पिछली स्लाइड में। ठीक है, प्रदूषण के अनेक प्रकार है। प्रदूषक वो है जो प्रदूषण फैलाता है, जैसे धुआं प्रदूषक है, और वो धुआं जाके हवा में मिल गया तो वायु प्रदूषण है। ठीक है ना? प्रदूषक कौन है? धुआं। धुआं अगर हवा में मिल गया तो अब क्या हो गया? ये अपने आप में वायु प्रदूषण हो गया। अगर मान लो कचरा है, पानी बिल्कुल गंदा पानी है, वो क्या है? प्रदूषक है। लेकिन वो जैसे ही गंदा पानी साफ पानी में मिलेगा तो वो जल प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है ना? प्रदूषकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी अब हम वर्गीकृत करके एक एक को पढ़ेंगे, ये तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप याद रखें कि प्रदूषक का मतलब है जो वस्तु किसी ना किसी प्रकार का प्रदूषण पैदा करेगी वो कहलाती प्रदूषक। जैसे मैंने उदाहरण दिया, धुआं हवा में मिला तो क्या हो गया? वायु प्रदूषण। और धुआं का जो कचरा है या फिर धुआं जहां से निकला वो राख वगैरह है, वो अगर पानी में मिली तो जल प्रदूषण। ठीक है ना? और जमीन के गुणों को घटा देती है तो भूमि प्रदूषण भी होता है, जिसे भूमि का निम्नीकरण कहते हैं। भूमि के गुणों में कमी आ जाती है। तो प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं प्रदूषण के? देखिए, प्रदूषण के अनेक प्रकार हैं। जल का प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, भूमि का प्रदूषण है और ध्वनि का प्रदूषण है। मैं आपको चारों वैसे समझा चुका हूं। पानी के अंदर कुछ भी गंदा घुल जाता है तो जल प्रदूषण है, हवा के अंदर कुछ भी गंदा घुल जाता है तो हवा प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण है। जमीन के गुणों को कोई ऐसी चीजें या ऐसा कचरा या ऐसा अवशिष्ट पदार्थ जो भूमि यानी जमीन के गुणों को खत्म कर देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? भू प्रदूषण के नाम से
जानते हैं। ध्वनि प्रदूषण, कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है, कोई व्यक्ति बहुत तेज बोलता है और तेज बोलने के कारण जो है कान फटने लग जाते हैं, सिर फटने लग जाता है, तो वो ध्वनि प्रदूषण है। प्रदूषकों को परिवहित और विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकार से बांटा गया है। यानी कौन सा प्रदूषक घटक है, जैसे मान लो धुआं है, जैसे धुआं, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे धुआं मिलेगा तो धुआं से क्या होता है, कौन सा प्रदूषण फैलेगा, वायु प्रदूषण। जैसे गंदा जल है, गंदा जल, इस गंदे जल के मिलने के कारण कौन सा जल दूषित हो जाएगा, जल प्रदूषण। जैसे भू प्रदूषण, जैसे कोई मिट्टी है घटिया, जलोढ़ मिट्टी है मान लो इस क्षेत्र में, और यहाँ पे कोई घटिया मरुस्थलीय मिट्टी आ गई, मरुस्थलीय मिट्टी आके इसके अंदर मिल गई, मरुस्थलीय मिट्टी लिख दिया मैंने, आप समझ जाना है ना, इसमें आके मिल गई तो हो जाएगा प्रदूषण। और जोर जोर से डीजे बज रहा है, मैं तो डीजे ही लिखूंगा यहाँ पे, डीजे बज रहा है तो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब तो जो मैं इधर लिख रहा हूँ ये वाले, ये सारणी और बढ़ गई आपके, है ना। तो ये तो क्या है, प्रदूषण है अपने आप में, सारे प्रदूषण, ठीक है। लेकिन ये क्या है, प्रदूषक है, प्रदूषक, ठीक है ना। ये आप याद रखें, बस छोटी सी बात है, और कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, यहाँ तक नहीं है ना। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, मस्त चैप्टर है, मजे वाला चैप्टर है, आराम से पढ़ने वाला चैप्टर है ना। अब जिसने शुरू से पढ़ा है उसको तो बहुत खुशी हो रही है, और जिसने शुरू से नहीं पढ़ा है वन शॉट ध्यान से देखना है एक-एक को, ठीक है ना। आगे देखिए, जल प्रदूषण, बढ़ती हुई जल प्रदूषण क्या है, अब हम डिटेल से बात करने वाले हैं जल प्रदूषण की। क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा। जल प्रदूषण, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक विस्तारण के कारण जल के अविवेकपूर्ण उपयोग से जल की गुणवत्ता का बहुत अधिक निम्नीकरण हुआ है। यानी भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और उद्योग जो है वो विस्तारित कर रहे हैं हम, तो उद्योगों का विवेक से उपयोग नहीं कर रहे हैं, इससे जल की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत निम्नीकरण हुआ है। भाई सीधी सी बात है, भारत उद्योग लगाने में एक नंबर पे आना चाहता है, और हम जानते हैं कि जिस देश के पास उद्योग होते हैं वो देश विकसित से विकासशील माना जाएगा, विकासशील से विकसित माना जाएगा। जिस देश के पास उद्योग होंगे वो स्वतः ही तरक्की कर जाएगा। तो उद्योगों का होना जरूरी है या नहीं है, बिल्कुल जरूरी है। यानी किसी भी देश के पास क्या होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। अगर देश के पास उद्योग है तो वो स्वतः क्या कर जाएगा, तरक्की कर जाएगा। अब बात ये आती है, कोई भी अच्छा काम अच्छा से अच्छा क्यों ना हो, उसके साइड में रीजन जरूर होते हैं, उसके नेगेटिव पॉइंट जरूर होते हैं। उद्योग हम लगाते जाएंगे तो उनसे जो पानी निकलेगा, उनसे जो धुआं निकलेगा, धुएं से वायु प्रदूषण, पानी से जल प्रदूषण। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जनसंख्या बढ़ रही है, उद्योगों का विस्तार हमें करना पड़ रहा है, और अविवेक पूर्ण से यानी ढंग से नहीं कर पाते कभी कभी, तो जल की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत निम्नीकरण, यानी उनके जो गुण है जल के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि वो जल उसमें मिल जाया करता है। जल में अल्प मात्रा में निलंबित कण, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जल में अल्प मात्रा में निलंबित कण, जल जो है अल्प मात्रा में निलंबित कण और एक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ समाहित होते हैं। जल के अंदर ऐसे गुण होते हैं, उनके अंदर थोड़े से भी अवगुण होते हैं तो सारा जल ही अवगुण हो जाता है। यानी कि जल जो होता है वो थोड़ा सा दूषित मिलते ही पूरा दूषित हो जाता है, थोड़ा सा शुद्ध जल पूरे दूषित को शुद्ध नहीं कर पाता। जल में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। जब जल में इन पदार्थों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जल प्रदूषित हो जाता है। सांद्रता का मतलब अधिकता, जब जल में थोड़ा सा भी ये मिल जाता है तो पूरा जल प्रदूषित हो जाता है। इसी बात को इस तरह से कहा गया। आगे देखिए, इस तरह का जल उपयोग के योग्य नहीं रह जाता, मतलब गंदा पानी घुल जाता है उस जल के अंदर तो वो उपयोग के योग्य कहां से रहेगा, मतलब किसी काम का नहीं रहेगा इस तरह का जल। ऐसी स्थिति में जल में स्वतः शुद्धिकरण की क्षमता जल को शुद्ध नहीं कर पाती है। मतलब जल में ये गुण होते हैं वो खुद शुद्ध हो जाए, लेकिन बहुत ज्यादा गंदा जल उसके अंदर मिल जाता है तो वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता। जल जल होता है, जल को जीवन कहा जाता है। जैसे इंदिरा गांधी नहर हमने पढ़ी थी तो आपने देखा होगा वो मरु गंगा कहला रही थी, वो राजस्थान की जीवन रेखा कहला रही थी, क्योंकि बिना जल के कुछ भी नहीं है। इसलिए जल को क्या प्रदूषित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बताओ ये धुआं जा रहा है, इस धुएं से कौन सा प्रदूषण होगा, वायु प्रदूषण। और ये धुआं जहां से निकल रहा है वहां कुछ ना कुछ बन रहा है, और इससे जो पानी गंदा हो रहा है उससे कौन सा प्रदूषण होगा, अरे जल प्रदूषण, ठीक है ना। और जो आवाजें आ रही है इस फैक्ट्री से उनसे ध्वनि प्रदूषण। और जो पानी जिस जिस क्षेत्र से जा रहा है वहां के जो जमीन है, वहां की जो खेती है उसके भी गुणों का ह्रास हो जाएगा, मतलब कमी आ जाएगी, तो उससे कहते हैं भू निम्नीकरण। क्या कहते हैं उसे, भू यानी भूमि, निम्नीकरण यानी उसके गुणों में कमी आ जाती है। आगे देखिए,
जल प्रदूषण के कारण निम्न प्रकार हैं, यानी जल प्रदूषण क्यों होता है इसके ढेर सारे कारण हैं। एक एक की बात करेंगे हम, 7 8 10 के आसपास कारण देखेंगे, आप पूरा समझ जाएंगे कि जल प्रदूषण के पीछे क्या राज है। सारी चर्चा आप किस पे चलेगी? जल प्रदूषण पे चलेगी। देखिए, औद्योगिक कूड़ा, मतलब औद्योगिक कूड़ा का मतलब उद्योगों का जो कचरा होता है उसको जल में ले जाके डाल देते हैं और जल प्रदूषण हो जाता है। देखिए पढ़िए, उद्योग, देखो ये उद्योग देख रहा है, आप सीधा सीधा देख सकते हैं इस चीज को। ये देखो ये उद्योग है, आप मतलब पूरी कहानी ही समझ जाएंगे। ये उद्योग है, इसके नाले जो है यहाँ लगाए गए हैं और ये बिल्कुल काला काला पानी मशीनों से बिल्कुल निकल के सीधा इस नदी में मिल रहा है। अब बताओ कहाँ से आया? औद्योगिक कूड़ा है, मतलब उद्योग का, फैक्ट्री का, मील का, उस माइंस का, उस क्षेत्र का जो कूड़ा मतलब कचरा, कूड़ा मतलब कचरा, औद्योगिक मतलब फैक्ट्री, मील जिसे आप कह सकते हो, ठीक है ना। इस फैक्ट्री का जो कचरा है वो भारी मात्रा में जल को प्रदूषित कर देता है। तो क्या लिखा है? उद्योग से भारी मात्रा में कचरे और प्रदूषित जल, कचरा निकलता है वहां से और प्रदूषित जल जो है निर्माण होता है और इसके निस्तारण के पर्याप्त उपाय ना होने के कारण, यानी ये जो जल है इसको कहाँ भेजें उसको व्यवस्था नहीं है, मतलब निस्तारण मतलब भेजने की सही ढंग से व्यवस्था नहीं है। उस जल का हम क्या करें, उसका सही निस्तारण और सही उपाय नहीं होने के कारण ये औद्योगिक कूड़ा, ये जो कचरा है ये नदियों में मिलकर हानिकारक तत्वों के साथ भूमिगत जल में मिल जाता है, जमीन के अंदर के जल में मिल जाता है और बहुत नुकसान करता है भाई, बहुत। यानी सबसे पहला कारण औद्योगिक, सबसे पहला कारण औद्योगिक कूड़ा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। यानी जल को प्रदूषण करने का पहला कौन सा? औद्योगिक। दूसरा, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, यानी जमीन तो हमारे पास खेती करने के लिए है लेकिन उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। देखिए, कृषि में इस्तेमाल होने वाला खतरनाक और जहरीला रसायन, कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां, यानी हमारे पास जो खेती होती है, मतलब खेती को इसलिए काम में लिया जाता है कि हम कृषि को कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि खेती जो हमारे पास है उस खेती का उपयोग हम क्या कर रहे हैं? उस खेती का उपयोग हम जो है उसमें उपजाऊपन बढ़ाने के लिए, उस खेती में कृषि जो है उस कृषि को बढ़ाने के लिए, उस खेती में जो है फसलों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर दबाव है। भारत में जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने के कारण हम ये चाहते हैं कि यार वहां से बहुत ज्यादा उपज पैदा हो। अब मान लो एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, चारों के फिर 4 बेटे और उनके फिर 4 बेटे, जमीन वो की वो ये जो 5-7 बीघा पहले थी, यानी कि 5 बीघा जमीन और 4 बेटे, उन 4 बेटों के फिर 4 बेटे और 4 बेटों के फिर 4 बेटे, तो फिर बताओ कितनी कितनी जमीन आएगी। तो जमीन के ऊपर बढ़ा है दबाव, जमीन के ऊपर क्या बढ़ा है? दबाव। यानी दबाव बढ़ने का मतलब है कि जो जमीन एक व्यक्ति के 1 बीघा आ रही थी, 1.25 बीघा आ रही थी, उस व्यक्ति को जमीन मात्र गजों में मिल रही है। वो मकान बनाएगा, रहेगा, खाएगा, कृषि करेगा, क्या करेगा? इसलिए जमीन पर दबाव बढ़ा। जमीन पर जब दबाव बढ़ा तो जो जमीन थोड़ी सी है, जैसे मान लो कि हम, हमारे पिताजी के 2 पुत्र हैं और पिताजी 2 भाई थे, तो 10 बीघे के 5-5 बीघे हुए और हमारे 2.5 बीघा जमीन अगर आती है तो हम उस 2.5 बीघा में कोशिश करेंगे कि वही फसल हो जाए जो 10 बीघा में होती थी। मतलब उस 2.5 बीघा जमीन में हम ये प्रयास करेंगे कि उतनी फसल हो जाए जो 10 बीघा में हुआ करती थी दादा के। तो ये कहलाता है जमीन पर दबाव। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट करूंगा, तो उसके अंदर खाद डालूंगा, उर्वरक डालूंगा, रसायन पदार्थ डालूंगा, दवाइयां डालूंगा, है ना। तो दवाइयां डालने के कारण वह फसल जो है मतलब ज्यादा हो जाएगी और ज्यादा होने के कारण जो जमीन के गुण है, जो भूमि के गुण है, वो धीरे धीरे सबते खत्म हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं जमीनी गुणों का खत्म हो जाना। किसका खत्म हो जाना? जमीनी। तो कृषि में इस्तेमाल होने वाले खतरनाक और जहरीले रसायन के कारण अब ये भूमि में समा गया। अब जो बारिश आ रही है उस पानी में भी ये मिलेगा, तो धीरे धीरे सारा सब कुछ प्रदूषित हो रहा है इन रासायनिक उर्वरकों और जहरीले रसायनों से। नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, ये देखो नाला चल रहा है यहाँ पे भी, नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, नदियों की गुणवत्ता लगातार खराब होना, उद्योग द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में डालना, मतलब नदियों के जो गुण है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं, डेवलप नहीं हो पा रही है नदियां, क्योंकि नदियों के जो गुण है वो काफी खराब स्थिति में है। क्यों? क्योंकि पास से कोई निकला, कचरा है, नदी में डाल दिया,
4-5 जने घूमने गए, जो भी कचरा खाया पिया नदी में डाल दिया, है ना। अपन गंदगी करते रहते हैं। अब तो स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, भला हो मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन चला है। घर घर एक ऑटो आता है, सुबह लाओ कचरा। फिर भी लोगों को आलस आता है उस कचरे के डस्टबिन से उस डस्टबिन को उठा के उस ऑटो के अंदर, टेम्पो के अंदर डालने में, मतलब इतने से में भी जोर आता है। देखिए आप, तो ये डेवलपमेंट है। तो स्वच्छ भारत के बाद तो धीरे धीरे ये सुधार हुआ है, लेकिन नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी आ गई। देखो, हम 3 कारण पढ़ चुके हैं जल प्रदूषण के। पहला, उद्योगों के कारण, उद्योगों का पानी जो इसमें आके मिल जाता है। दूसरा, कृषि की जो जमीन है उसके ऊपर दबाव बढ़ा है, उसमें उर्वरक और रसायन और आदि चीजें, केमिकल्स दिए जाते हैं फसल को, और फिर बारिश होती है तो वो पानी दूषित हो जाता है। और फिर नदियों का जो पानी है उसमें उद्योगों का पानी आता है, वो वैसा ही टॉपिक है ये जो तीसरा वाला, पहला वाला था औद्योगिक वाला, उसी तरह से। आगे देखिए, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, इसको आप समझ जाएंगे। मेरा अर्थ, इस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरा कतई किसी धार्मिक विषय से लेना देना नहीं है। जैसे मान लो गणेश चतुर्थी होते हैं, सब लोग गणेश जी को सिर पे उठा के 7-8-10 दिन तक तो पहले नाचते हैं, झूमते हैं, उठते हैं, और फिर आसपास में कहीं तालाब होता है उसके अंदर ले जाके उनको विसर्जन कर देते हैं। बहुत अच्छी है हमारी धारणा है, लेकिन वो छोटे से भी तो बना के ले जा सकते हैं हम। उस तालाब को भरने की जरूरत कहाँ है? वो कोई मतलब छोटी सी मूर्ति को भी तो ले जा सकते हैं, उसको पूरा डबाडब कर देते हैं पूरा। फिर दूसरे दिन नगर निगम वाले प्रयास करते हैं, फिर जेसीबी के द्वारा गणेश जी को उठाया जाता है, फिर इस तरफ पटक दिया जाता है। तो अपनी धार्मिक मान्यता भी तो इससे ठेस पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? जिसको आप ढोल नगाड़ों के साथ विसर्जन करके आए, उसको वहां बाहर उठा के फेंक दिया। समझ रहे हो? इसलिए छोटा सा बनाओ। इससे फायदा क्या है? ज्योग्राफी की दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से फायदा यह है, सबसे पहले तो वो जल दूषित नहीं होगा। अब आप गए, गणेश विसर्जन किया, अलग अलग, एक सिर्फ गणेश विसर्जन ही नहीं, मतलब कई अलग अलग धर्म में होते हैं जिसका विसर्जन पानी के अंदर किया जाता है। कई धर्मों में तो ऐसा है कि जो सब बॉडी होती है मानव की, उसको भी पानी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे दादू पंथी के जो लोग होते हैं वो तो जंगल में बॉडी को फेंक के आ जाते हैं। चलो, वो उनका सिद्धांत है, जंगल में खुला छोड़ देते हैं कि मानव चला गया तो इसका शरीर कुछ तो काम आने चाहिए, चलो जानवर खाएंगे। तो दादू पंथी के जो लोग होते हैं, दादू कोल जयपुर के, वो सीधा सीधा उनको जंगल में डाल देते हैं। कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, वो अलग अलग रीति रिवाज चलता रहता है। लेकिन मतलब पानी जो है उसको दूषित किया जाता है धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से। मतलब किसी भी चीज को उसमें विसर्जित कर देते हैं। आधे लोगों को आप देखते हो कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, पानी बिल्कुल गंदा ही नजर आता है। तो देखिए, इस चीज को समझिए। सामाजिक और धार्मिक जो रीति रिवाज होते हैं, समाज के और धर्म के जो रीति रिवाज, पानी में शव को बहाने का रिवाज, नहाने और कचरा फेंकने, कचरा भी फेंक देते हैं, गुलाल पता नहीं क्या क्या, पानी को पूरा लाल कर देते हैं ना। पानी बेचारा समझ नहीं पा रहा इतना शोषण क्यों हो रहा है मेरे ऊपर, है ना। तो ये होता है सामाजिक रीति रिवाजों के कारण कचरा फेंकना। अब क्या है? कचरा फेंकना। जाजू से होने वाला तेल का रिसाव, ये मैंने आपको थोड़ा पहले ही बताया, जाजू से होने वाला। जैसे ये जहाज जा रही है और माना कि ये पेट्रोल लेके जा रही है, ठीक है, या डीजल लेके जा रही है, एक ही होता है पहले तो सब, या कच्चा तेल लेके जा रही है, कच्चा तेल जिसे केरोसिन भी कहते हैं कुछ लोग, है ना, कच्चा तेल लेके जा रही है, या फिर और कोई रासायनिक पदार्थ लेके जा रही है, रासायनिक पदार्थ लेके जा रही है। तो धीरे धीरे इस रासायनिक पदार्थ का इसके अंदर, पानी के अंदर मान लो कहीं से फूट गया, टूट गया, तो इस पानी में ये फैल जाएगा। तो ये पानी क्या हो जाएगा? समुद्र से तेलवाग जो जहाज होते हैं, तेल का रिसाव कर देते हैं, और इसे जहाजों से होने वाला जो तेज रिसाव है, तेल का जो रिसाव है, यानी तेल का धीरे धीरे गिर जाना, क्या कहलाता है? तेल रिसाव। तेल रिसाव, इससे क्या हो जाएगा बताओ मुझे? इससे होता है जल प्रदूषण। इससे क्या होगा? जल प्रदूषण। तो उद्योगों का कचरा है, धार्मिक रीति रिवाज है, ये सब कुछ करते हैं क्या? जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा के कारण कई खतरनाक रसायन और अम्ल बारिश के साथ जल में मिश्रित हो जाते हैं। अम्ल वर्षा के कारण कई खतरनाक रसायन होते हैं और अम्ल बारिश के साथ जल में मिश्रित हो जाते हैं। किस में मिश्रित हो जाते हैं? जल में मिश्रित हो जाते हैं। मैंने बताया आपको, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ओजोन परत को भी प्रदूषित करती है। जैसे ऐसी वैसी से जो हवा निकलती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर से जो CFC यानी क्लोरोफ्लोरो गैस निकलती है,
वो सीधी ऊपर जाती है और ओजोन परत होती है हमारी, उससे टकराती है और उसमें छेद कर देती है। सूर्य की जो किरणें होती है उसका 18 अरबवां हिस्सा मानव तक पहुंचता है उस ओजोन परत के कारण, क्योंकि ओजोन परत सूर्य की किरणों को रोके हुए रखती है। लेकिन ये गैसें जा जाके उसमें छेद कर देगी तो 18 लाखवां अरबवां हिस्सा जो हमारे पास आ रहा था वो धीरे धीरे 16 अरबवां, 15 अरबवां, 14 अरबवां, और एक दिन हम जो है भूंगड़े हो जाएंगे जल के, मतलब राख हो जाएंगे। इतनी गर्मी हमारे देश में पड़ने लग जाएगी, पूरे विश्व में ओजोन परत में ऐसे ही छेद होते रहते। उसको जाके कोई कारीगर बंद नहीं कर सकता, ऐसे जाके बंद कर दो, है ना, क्योंकि वो तो आपको ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें रोकनी पड़ेगी जब ये ओजोन परत बचेगी। और ये कोई व्यक्ति सोचना नहीं है, ऐसी चीज़ों को समझा पाना हर देश में मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति को ठंडी हवा चाहिए, ओजोन परत से लेना देना कुछ भी नहीं है। ये गर्मी बढ़ी क्यों? उसी के कारण। अगर उसमें छेद नहीं होते, पहले ये नहीं चलाते तो छेद होते ही नहीं। तो ऐसे ही होती है अम्लीय वर्षा। एक कारखानों से निकलने वाला धुआं, प्रदूषण होने वाला गंदगी जो है, इन सबसे ऊपर धुआं जब जाता रहता है उद्योगों से चिमनियों के रूप में, तो वो जम जाता है और फिर बारिश होती है तो उसके साथ वो वापस आता है और भारत के जो खेत होते हैं उन खेतों पर जो फसलें होती हैं उनके पत्तों पर बिछ जाता है पानी के साथ और उस पूरी फसल को नष्ट कर देता है। मानव के शरीर पर लगता है तो कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो अगर मानो आप ऊपर से आने वाली जो शुद्ध बारिश है उसको आने से पहले हम दूषित कर देते हैं और अपने शरीर में आज प्रत्येक तीसरे व्यक्ति को देखो चरम रोग है, बारिश आ रही है मैं तो नहाऊंगा झूम झूम के नहा रहा है, उसको पता ही नहीं अम्लीय वर्षा होती है आजकल अधिकतर जगह। शहरों के अंदर तो पूरी अम्लीय वर्षा होती है, तो ये पूरा जो बॉडी है हमारी पूरी खराब हो जाती है उससे, ठीक है ना। तो बारिश में नहाते हैं वो नहाया करें, मेरा मतलब ये नहीं है कि वो नहाए नहीं, ठीक है ना, लेकिन अम्लीय वर्षा यही होती है, समझ गए। औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था, जो हमने शुरू में पढ़ा था, औद्योगिक कचरा जो है उसके निपटान की व्यवस्था नहीं है, यानी उसको सही तरीके से कहाँ डालना है ये कोई व्यवस्था नहीं होती और इसी कारण से जो है धीरे धीरे जल का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जाता है। ग्लोबल वार्मिंग, यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसके तापमान में अचानक से बढ़ोतरी हो जाती है, तापमान का घटना बढ़ना शुरू हो जाता है, क्लाइमेट पूरी तरह से चेंज हो जाता है और इसको हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के नाम से। तो ये मतलब बहुत बड़ी समस्या आज की और इस समस्या से निपटारा होना बहुत ही जरूरी होता है ग्लोबल वार्मिंग से। अब यहाँ से क्या है कि दो तीन चीजें और हम देखने वाले हैं, जैसे कि यूट्रोफिकेशन, ये क्या होता है इसको समझते हैं। यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का अर्थ है पोषकता। पोषकता, सर ये क्या होती है पोषकता? यूट्रोफिकेशन का अर्थ होता है पोषकता, यानी कि जल के अंदर कई पोषक तत्व होते हैं, कई पोषक तत्व होते हैं, वो गायब हो जाते हैं प्रदूषण के कारण, गायब हो जाते हैं और इसके कारण जो समस्या आती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिकेशन। मतलब इन चीज़ों को मतलब जल के अंदर जो गुण थे वो गंदगी के कारण, उद्योगों के पानी के कारण, अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे उसके पोषण के जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसको हम कह रहे हैं न्यूट्रोफिकेशन। अगली क्या चीज़ थी हमारे पास? डिनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रोजन और नाइट्रेट जो होती है उसके गुण भी खत्म हो जाते हैं जब पानी में, उसको हम कहते हैं डिनाइट्रिफिकेशन, है ना। तो इसको भी लिख लेना आप, डिनाइट्रिफिकेशन, ठीक है ना। आगे देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम, देखो ये चीज आप समझ तो गए ना। ग्लोबल वार्मिंग, अचानक से आसपास के तापमान में कमियां आ जाना, ग्लोबल वार्मिंग है। यूट्रोफिकेशन, पोषक तत्व कम हो जाते हैं जल में। डिनाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट और नाइट्रोजन जैसे हवा के जो गुण होते हैं, वायु के गुण होते हैं, वो भी जो है जल में कम हो जाते हैं। ये तीनों बिंदु इस प्रकार से छोटे छोटे हैं, आपको एक एक लाइन में बता रहा हूं मौखिक, ठीक है ना। आगे देखिए नमामि गंगे प्रोग्राम, भारत में बढ़ते हुए जल प्रदूषण को देखते हुए, जल प्रदूषण कैसे होता है ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। अब जल प्रदूषण के निराकरण के उपाय क्या है वो तो हम अगले लेक्चर में डिटेल से देखेंगे, लेकिन जो गंगा है उसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया गंगा में। नमामि गंगे जो प्रोग्राम है वो गंगा को शुद्ध करने के लिए चलाया गया।
भारत की केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया। एक नदी के रूप में गंगा का राष्ट्रीय महत्व है, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय नदी इसे माना जाता है, यानी धार्मिक नदी के रूप में इसे हम मानते हैं। अपने पूरे देश के अंदर इसको एक देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए यहाँ पे नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया। लेकिन प्रदूषण को नियंत्रित करके नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई आवश्यकता है, यानी कि सबसे पहले नमामि गंगे तो आपने चला दिया, उसको क्यों चलाया गया, मतलब गंगा को साफ करना, जो भी आए उसको गंगा अच्छी लगे। पहले गंगा बहुत गंदी हुआ करती थी, अब आप कभी जाएंगे देखेंगे बहुत सुंदर दिख रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रोग्राम चलाया गया है, मतलब नियमित सफाई होती है, गंदगी वहां होने नहीं देते, आदि चीजें होती है। नदी के संपूर्ण मार्ग की सफाई करके केंद्र सरकार ने निलंबित उद्देश्यों के साथ नमामि गंगे कार्यक्रम आरंभ किया है। किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने। शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। सीवर ट्रीटमेंट का मतलब है कि जहां जहां से कोई गंदा पानी आ रहा है उसको आने से पहले ही शुद्ध कर दो, या तो उसको आने से पहले रोक दो, या फिर उस पानी को गंगा में मिलने से पहले शुद्ध करके गंदगी को पहले ही हटा दो। उसमें जो गंदगी है वो कहलाता है सीवर ट्रीटमेंट, यानी उस पानी का पहले ही परमानेंट ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है ना? आया नहीं समझ में? बिल्कुल आ गया। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी। उद्योग जो है उसमें क्या प्रवाह हो रहा है, कितना पानी आ रहा है। कोई ऐसा तो उद्योग नहीं है गंगा के आसपास जिसका पानी साइड में से वो किसी गली में से गंगा में डाल दे, है ना। यानी नमामि गंगे कार्यक्रम गंगा से रिलेटेड है और गंगा में किसी भी प्रकार के बाहरी पानी को बर्दाश्त नहीं करेगा अगर वो पानी गंदा है तो। लेकिन उसका क्या करेगा? जो कोई महीनों से नहाया नहीं और जाके गंगा में नहा रहा है उसको तो रोक नहीं सकते, ये तो एक मजाक की बात है। लेकिन नमामि गंगे कार्यक्रम वास्तव में गंगा को शुद्ध करने का प्लान है। बाहर का उद्योगों का जो पानी आता है उसको रोका गया है। यहाँ आपने देखा कि सीवर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बाहर से गंदे पानी को पहले ही शुद्ध कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है। नदियों का विकास करना। जो भी नदियां छोटी छोटी गंगा में आ रही है उनको भी डेवलप कर रहे हैं ताकि गंगा में गंदा पानी ना आए। नदी के किनारे पर वनीकरण, जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो। पेड़ लगाए जा रहे हैं, पौधे लगाए जा रहे हैं जहां से पक्षी चहका करें, पशु पक्षी घूमा करें, मतलब एक वन जो है वो भी वहां डेवलप हो। मतलब गंगा को एक बहुत ही सुंदर बनाना है, मतलब, और गंगा को सुंदर बनाना पूरे देश के लिए प्राउड मूवमेंट होगा। इस कार्यक्रम को क्या कहते हैं? नमामि गंगे। मतलब मैं चाहता तो इस पूरी नमामि गंगे कार्यक्रम को बहुत डिटेल से पढ़ा सकता था, कब शुरू हुआ, कितना पैसा लगा, लेकिन इतना आपके सिलेबस में है नहीं। सिर्फ नमामि गंगे कार्यक्रम है, जितना बुक में है उतना ही मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम, गंगा जो नदी है उसको शुद्ध करना, बाहर से जो नदियां आ रही है उनके पानी को पहले ही रोक देना गंदा अगर है, और अगर लेना है उस पानी को तो साफ करके ले। छोटी नदियां जो आके उसमें मिल रही है उस नदियों को पहले ही सही तरीके से व्यवस्थित कर ले, उनका भी विकास किया जाए। दूसरा, गंगा नदी के दोनों तरफ पौधे लगाए जाए, वन लगाए जाए, जो जीव रहना चाहता है उनको रखा जाए। और इससे जो है गंगा इन क्षेत्रों में चलती है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास किया गया, मतलब गंगा गांव बनाए गए जहां जहां से गंगा जा रही। जैसे मान लो यहाँ विकास कार्यक्रम चल रहा है, गंगा यहाँ से 20 किलोमीटर आगे गई, वहां कोई देख ही नहीं रहा है, तो बड़ी विडंबना की बात होगी ना। तो वहां जो गांव है उसको गंगा ग्राम बनाया गया, उस गांव को एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी गई कि तुम गंगा का संरक्षण करो, आपका संरक्षण हम करेंगे, ठीक है ना। तो सरकार की तरफ से गंगा ग्राम बनाए गए, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। नदी में किसी भी प्रकार के पदार्थों को न डालने, भले ही वे किसी अनुष्ठान से संबंधित हो, इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इसे संबंध में लोगों में जागरूकता पैदा करना। अब लोगों की यह धारणा है कि हमारी अस्थियां पूर्वजों की जो है हम गंगा में बहाएंगे, लेकिन नमामि गंगे प्रोग्राम ये कहता है चाहे किसी की भी अस्थियां नहीं बहाने देंगे। अभी तक पूरी तरह से रोका नहीं गया, लेकिन रोका जब जाएगा जब लोगों में ये जागरूकता वाकई फैल जाएगी कि गंगा को हम शुद्ध रखें। आज तो जो जाता है कचरा वचरा सब उसमें डाल देता है। एक धार्मिक मान्यता है गंगा की, किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, किसी ने अंगूठी फेंक दी, किसी ने अंगूठी फेंको कोई दिक्कत नहीं है, गंदगी नहीं होती जाता है, ठीक है ना। लेकिन केला फेंक दिया, मछली आई उसके लिए, किसी के लिए कुछ फेंक दिया, तो वो गंदगियां होती रहती है। तो अब इसके लिए क्या फैलानी चाहिए? जागरूकता फैलानी चाहिए। तो गंगा जो है उसको शुद्ध करने के लिए नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो नदी को पूरी तरह से शुद्ध करते हुए आने वाली नदियों को भी शुद्ध करना है। और नदी पर जो गांव आ रहे हैं गंगा पर, उनको जो गंगा गांव है उसके नाम से डेवलप करना है। आदि चीजें इसके अंदर की गई है। अनुष्ठानों से, मंत्रों से, उच्चारणों से, धार्मिक रीति रिवाजों से जो गंदगी हो रही है उसको रोकना भी इसका उद्देश्य है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
ये था हमारा लास्ट लेक्चर का पहला लेक्चर है ना, और बहुत जल्द हमारा लास्ट लेक्चर भी आ जाएगा। 3-4 लेक्चर के बाद मिलते हैं अगले शानदार किसी लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।